फ्रांस की क्रांति में सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, इन सब कारणों के विषय में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं उससे आगे। हम लोग क्या देखें फ्रांस की क्रांति में कि फ्रांस के राजा जो लुई 16वां था वो एक निरंकुश शासक था। उनकी रानी मेरी अंतोनिएट फिजूल खर्ची थी, जिसके कारण फ्रांस का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब दयनीय होता चला गया। फ्रांस की जनता में आक्रोश फैलता चला गया और फ्रांस की क्रांति हो गई। फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के समाज 18वीं शताब्दी में 3 स्टेट में बटे हुए थे, कुलीन, पादरी और निम्न वर्ग, जिसके कारण इन समाज में भी असमानता था। तो असमानता भी एक कारण था फ्रांस के क्रांति का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सैनिक कारण। आर्थिक कारण में हम लोग क्या देखे थे कि फ्रांस अमेरिका को 13 उपनिवेश से आज़ाद कराने के लिए 10 अरब लिब्रे से मदद किए थे, जिसके कारण भी फ्रांस का आर्थिक स्थिति डमाडोल हो चुका था और प्रजा का भी, जिसके कारण प्रजा को जो कर लगाया जाता था राजा के द्वारा, वो कर भी असामान्य कर था, असमानता था, कर में भी समानता नहीं था। जो बड़े बड़े पद पर थे, कुलीन वर्ग के लोग, पादरी वर्ग के लोग, उनको कर नहीं देना पड़ता था और कर निम्न वर्ग को भरना पड़ता था, जिसके कारण भी प्रजा में असंतोष था और फ्रांस की क्रांति हो गई। तो बच्चों आज हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं फ्रांस की क्रांति में सैनिक कारण क्या था, कि सैनिक का ऐसा क्या कारण था जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हो गई। तो सैनिक के कारण में क्या था कि सैनिक के कारण में यहाँ देखिए नियुक्ति में भी असमानता। किसान वर्ग के लोगों को, किसान को सैनिक में भर्ती कर दिया जाता था। किसान अगर सैनिक ड्यूटी करेंगे तो सैनिक को उचित वेतन होनी चाहिए, जिसके कारण यहाँ पर फ्रांस के राजा लुई 16वां जो है एक उचित वेतन, उचित उनका दरमाहा नहीं देते थे, जिसके कारण क्या होता है कि फ्रांस के जो सैनिक थे उनमें भी असंतोष फैला हुआ था। उनका भी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रहा था, वो भी बेरोजगार होते जा रहे थे। अगर मान लीजिए रोजगार भी है और उचित उनको पैसा नहीं मिल रहा है तो बेरोजगार ही कहलाएगा। तो एक ये कारण था। दूसरा कारण था कि उनका सैनिक के पद पर किसान को भर्ती कर दिया जाता था। और क्या कारण था कि सैनिक पूरे दिन भर 24 घंटा राज काज में लगे रहते थे और उनको भरपेट भोजन अगर नहीं दिया जाए और अच्छा भोजन नहीं दिया जाए तो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो यहाँ क्या है, सैनिक के कारण में ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि खाना की व्यवस्था में भी गड़बड़ी था, जिसके कारण सैनिक में भी असंतोष था और सैनिक के भी फ्रांस के क्रांति का जो है बिगुल फूंक दिया। अब यहाँ पर वही हम बताएं कि नियुक्ति में असमानता, कि सैनिक के पद पर किसान की भर्ती कर देना, कम वेतन देना और क्या करना, खराब भोजन का देना। यही 3 कारण था कि सैनिक को जो है फ्रांस के क्रांति में भाग लेना पड़ा। और क्या था, सैनिक के बड़े बड़े पद पर जो है कुलीन वर्ग के लिए फिक्स कर दिया था कि ये कुलीन वर्ग के लोग ही सैनिक के बड़े पद पर जो है आसीन होंगे। तो ये भी एक सैनिक के मन में असंतोष था और जिसके कारण फ्रांस की क्रांति में यह सैनिक का कारण भी महत्वपूर्ण कारण था। अब उसके बाद देखिए धार्मिक कारण। अब धार्मिक कारण क्या था कि
प्रजा के अंदर स्वतंत्रता, प्रजा को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं था, आज़ादी नहीं था। किसी भी बात को किसी के सामने बताने के लिए भाषण के रूप में या किसी को बताने के लिए उनको आज़ादी नहीं दिया जाता था। उनको किसी भी प्रकार के लेख लिखने के लिए, उनको किसी के विषय में कुछ बताने के लिए, तो लेखन के लिए भी, उनको लेख लिखने के लिए, अपने विचार को भी प्रकट करने के लिए ये आज़ादी नहीं था। क्योंकि राजा को क्या होता है कि राजा समझ रहा है कि अगर इन सब को इस तरह की आज़ादी दे दिया जाए तो हमारे विरोध और बड़ी साजिश रची जा सकती है और हम यहाँ पर जो है क्या हो सकते हैं, कमज़ोर पड़ सकते हैं। तो राजा, जिसके कारण यहाँ के प्रजा, फ्रांस के प्रजा में न तो भाषण की स्वतंत्रता थी, न लेखन की स्वतंत्रता थी, न उनके विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता थी, जिसके कारण क्या है कि ये एक कारण बनता है फ्रांस की क्रांति। स्वतंत्रता का अभाव था। यहाँ पर क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब सबको अपने धर्म के, अपने विचार से, अपने आज़ादी से सब किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी नहीं थी। क्योंकि यहाँ का प्रश्न आता है कि फ्रांस के राजधर्म क्या था, तो फ्रांस की राजधर्म कैथोलिक धर्म था। अगर इस धर्म को छोड़कर किसी धर्म, प्रोटेस्टेंट धर्म को अगर मानने वाले होते थे तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, जिसके कारण लोगों में असंतोष था। कहता है बिना अभियोग का गिरफ्तारी कर लिया जाता था। जैसे गिरफ्तारी से पहले लोगों तक वारंट, लोगों को पहले सूचित किया जाता है, उसके बाद उसको वारंट, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन यहाँ का नियम क्या है कि राजा यहाँ पर बिना किसी भी प्रकार के वारंट भेजे, बिना अभियोग दिए उनको जो है किसी भी प्रकार का कोई नहीं था और उसको बिना अभियोग का जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट को कहते हैं लेटर्स द कैचेट। लेटर कहते हैं कि बिना अभियोग के वारंट को क्या कहते हैं, तो बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट को हम लेटर्स द कैचेट कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि कानून में भी एक रूपता नहीं था, कानून में भी एक रूपता नहीं था। अनेक अनेक प्रकार के कानून थे जिससे प्रजा परेशान थे। तो यहाँ कितने कानून थे, तो 400 कानून थे। ये भी एक कारण है। यही सब कारण से फ्रांस की क्रांति हो जाती है। आगे बौद्धिक कारण, सैनिक कारण क्या था बच्चों, कि सैनिक में नियुक्ति की असमानता था। कम वेतन के कारण सैनिक जो है खुश नहीं थे। खराब भोजन की व्यवस्था के कारण सैनिक खुश नहीं था। और इन्हीं 3 कारणों से सैनिक के मन में असंतोष था, सैनिक खुश नहीं थे और ये राजा के खिलाफ विरोध कर देते हैं। और इसी विरोध को हम फ्रांस की क्रांति कहते हैं। यहाँ और क्या है कि सैनिक के बड़े बड़े पद जो होते हैं, उस पद पर कौन आसीन होते हैं, तो कुलीन वर्ग के लोग। हम बताए थे कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, पादरी, कुलीन और निम्न। पादरी जो है चर्च मंदिर में रहते हैं, कुलीन वर्ग के लोग बड़े बड़े जज, न्यायाधीश ये सब बनते हैं, और निम्न वर्ग के लोग भी 3 भाग में बटे हुए थे। निम्न वर्ग के लोग जिसमें बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे, छोटे किसान दूसरे वर्ग में हुआ करते थे, मजदूर तीसरे वर्ग में हुआ करते थे। और इन सब लोगों का काम था कुलीन और पादरी के यहाँ उनके घरों में काम करना, उनके खेतों में काम करना, और काम करने के फलस्वरूप भी उचित
उनको मूल्य नहीं मिलना, इसके कारण भी लोगों के मन में असंतोष था। औद्योगिक कारण भी सबसे बड़ा कारण था कि लोग जो शिल्पीकार थे, जो हाथ से कला करते थे, जो हाथ से सामान बनाते थे, औद्योगिक कारण जो है लोगों को बेरोजगार बना दिया, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था फ्रांस की क्रांति के। उसके बाद हम क्या पढ़ें? धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में आप क्या देखें कि भाषण, लेखन, विचार, मतलब ये हम किसी भी प्रकार का अपने मन से भाषण किसी को नहीं दे सकते हैं, किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात, हम किसी के प्रति कुछ लिख नहीं सकते हैं। अपने मन के विचार को, जो हमारे मन में विचार है किसी के प्रति कुछ जागरूक करने का, वो भी हम नहीं कर सकते हैं। इन्हीं अस्वतंत्रता के कारण जो है हम लोग क्या, लोगों, फ्रांस के लोगों में असंतोष था और फ्रांस का क्रांति कर दिया। धार्मिक स्वतंत्रता में भी अभाव था। धार्मिक क्या, क्योंकि यहाँ का राजधर्म कहा जाता है कैथोलिक राजधर्म था, और इसको छोड़कर के अगर को मानते हैं तो उनको जो है उसके लिए भी कड़ी से कड़ी सजा दे दिया जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था फ्रांस के क्रांति का। अब देखिए धार्मिक कारण में क्या है कि बिना अभियोग के, वारंट के बिना ही लोगों को, जिसको मन हुआ, कुलीन वर्ग के, पादरी वर्ग के लोग जो थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, ये सब लोग जिनको पूंजी कर वसूलने का ठेका दे दिए थे लुईस ओलामा, ये सब लोगों को जिसके प्रति इनको हुआ कि इनको आज गिरफ्तार कर लेना है, इनको सजा दिलवा देना है, तो उनको वो दे देते थे। राजा इसमें कोई कहा सुनी, कोई दखल अंदाजी भी नहीं करते थे, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों के मन में जो है आक्रोश फैल गया और फ्रांस का क्रांति कर दिया। तो बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट को क्या कहते हैं, तो लेटर्स द कैचेट कहते हैं। और यहाँ कानून में भी एक समानता नहीं था, एक रूपता नहीं था, अलग अलग तरह के कानून। अब देखो यहाँ 400 कानून बना हुआ था, जो ये भी एक फ्रांस के क्रांति का बहुत बड़ा कारण था। अब बौद्धिक कारण में क्या है कि बौद्धिक कारण का जो बौद्धिक आंदोलन का जो सूत्रपात किया था, बौद्धिक आंदोलन का जो शुरुआत किया था, उसमें मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो, ये 3 व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, बौद्धिक आंदोलन का शुरुआत करते हैं। अब यहां पर देखिए मॉन्टेस्क्यू जो है, यहां होगा वॉल्टेयर। मॉन्टेस्क्यू एक पुस्तक लिखे हैं, मॉन्टेस्क्यू एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है विधि की वॉल्टेयर आत्मा। इस पुस्तक में उन्होंने फ्रांस के सरकार के 3 अंग के बारे में बात किया है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसको अलग करने की बात कही है। तो अगर प्रश्न आता है कि मॉन्टेस्क्यू के किस पुस्तक में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को अलग करने की बात की गई है, तो हम आंसर देंगे विधि की वॉल्टेयर आत्मा पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया पुस्तक में इस तरह की बात की गई है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत का नाम है शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। उसके बाद देखिए वॉल्टेयर क्या करते हैं, चर्च, समाज, राजतंत्र। यहाँ जो लुईस ओलामा का जो ये चर्च था, ये समाज था, ये राजतंत्र चल रहा था, इनमें जो दोष था, इनमें जो अवगुण था, इनका पर्दाफाश किया। तो कहेगा कि चर्च, समाज, राजतंत्र का पर्दाफाश कौन किया था, तो हम कहेंगे वॉल्टेयर ने इस तरह का जो है पर्दाफाश किया। रूसो एक पुस्तक लिखा है जिस पुस्तक का नाम है सामाजिक संविदा। या प्रश्न आता है कि सामाजिक संविदा किसके द्वारा लिखा गया है, तो हम कहेंगे रूसों के द्वारा। फ्रांस में नवजन्मों और तुर्कों अर्थशास्त्री के द्वारा क्या किया जाता है कि आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की जो इन्होंने आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार का समर्थन किया। अगर प्रश्न आता है कि मुक्त व्यापार का समर्थन किसने किया,
अगर प्रश्न आता है कि मुक्त व्यापार का समर्थन किसने किया, तो हम कहेंगे नवेजनों और तुर्कों के अर्थशास्त्री, नवजनों और तुर्गों के अर्थशास्त्री के द्वारा जो है मुक्त व्यापार का जो है समर्थन किया गया था। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, फ्रांस के क्रांति में विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव था। विदेशी घटना का प्रभाव क्या है कि इंग्लैंड की क्रांति में जो है 1688 ईस्वी में 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की महान क्रांति, वैधानिक शासन की स्थापना ने फ्रांस की राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। अब फ्रांस के क्रांति में जो है ये जो क्रांति हुआ इंग्लैंड का क्रांति 1688 में, इस क्रांति में जो फ्रांस ने उनका मदद किया था और इनके कारण जो फ्रांस का आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ गया और जिसके कारण फ्रांस की जनता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसी के लिए ये क्या होता है, विदेशी घटनाओं का प्रभाव भी फ्रांस के क्रांति का जो है एक मार्ग प्रशस्त कर देता है, फ्रांस के क्रांति का भी एक कारण बन जाता है विदेशी घटनाओं का क्रांति। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, अब देखिए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका 13 उपनिवेश का जो है अधीन था और इन 13 उपनिवेश से बचाने के लिए ये लुई 16वां उनको क्या करते हैं कि 10 अरब लिब्रे से उनको मदद कर देते हैं और कहा जाता है कि वो उनको लौटाने तक इनकार है, उनको लौटाए नहीं। तो अब जो व्यक्ति अपना धन, अपना संपत्ति अपना किसी को दे दे तो ये इनका संपत्ति कम होगा और कम होने के कारण इनका आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ेगा और इस आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनके प्रजा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी क्या होता है, एक कारण बन जाता है। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और विदेशियों के स्वतंत्रता घटनाओं के कारण भी अब फ्रांस के क्रांति में एक हो जाता है कि प्रभाव पड़ जाता है, उनके क्रांति का कारण बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फ्रांस के क्रांति में विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव हुआ, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का भी प्रभाव होता है और ये सैनिक कारण, धार्मिक कारण, बौद्धिक कारण, राजनैतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, ये सब मिला करके फ्रांस के क्रांति का बिगुल फूंक देता है और फ्रांस की क्रांति हो जाती है। क्योंकि यहाँ के राजा ही निरंकुश थे, भोग विलासी थे, रानी फिजूल खर्ची थी, रानी अपने ही सगे संबंधियों को बड़े बड़े पद पर आसीन करने में लगी रहती थी। तो इन सब ही कारणों से फ्रांस की क्रांति हो जाता है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं खत्म होता है।